भारत में हिंदू औरतें हम बिस्तरे से पहले पेट पर प्याज क्यों मलती हैं? राज जान लिया तो सब शुरू कर देंगे। ये एक बहुत खूबसूरत सी सुबह थी। मैं अपनी मौसी के साथ नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। विक्रम मेरे साथ बैठा था। उसकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थीं और ये वो नज़रें थीं जो मुझे खुश कर रही थीं क्योंकि मैं विक्रम को पसंद करती थी। मेरी उम्र 15 साल थी लेकिन मुझे विक्रम से बहुत कच्ची उम्र से ही मोहब्बत हो गई थी और वो भी मेरे लिए ऐसे ही जज्बात रखता था। लेकिन मुझे हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि आज का सूरज मेरी ज़िंदगी में अंधेरा लाने वाला है। विक्रम नाश्ता करके नौकरी के लिए निकल गया और मैं मौसी के साथ घर के कामों में मसरूफ़ हो गई थी। मेरी माँ और पिता का देहांत तो बहुत पहले ही हो चुका था, इसीलिए मैं अपनी मौसी के साथ रहती थी और मौसी मेरी माँ की जगह तो नहीं ले सकती थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे इज्जत की छत दी हुई थी। काम करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला और दोपहर हो गई। मौसी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई और मैं बर्तन धोने के लिए बावर्ची खाने में खड़ी रह गई। इतनी देर में दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। मैं दरवाजे पर गई तो दरवाजे पर दो अजीब लंबे चौड़े से आदमी खड़े थे जिनकी नज़रों में ऐसी चुभन थी कि मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया था और मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और कभी कभी यही बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान भी कर देती थी। उस वक्त भी मुझे अपनी खूबसूरती को छुपाने की कोशिश करते हुए वो आदमी मुझसे मौसी के बारे में पूछ रहे थे। मैंने दरवाज़ा बंद करना चाहा था कि मौसी को बुला लाऊं, लेकिन उनमें से एक आदमी ने दरवाजे पे हाथ रख दिया और कहने लगा, दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं है, हम कोई गैर थोड़ी हैं, जाओ तुम जाकर अपनी मौसी को बुला लाओ। उसकी बात मुझे बहुत ही अजीब सी लगी थी। मैं पहली दफ़ा उसका चेहरा देख रही थी और वो कह रहा था कि वो गैर नहीं है। मैं दरवाज़ा खुला छोड़कर अंदर जाना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन मजबूरी थी, इसलिए मैं फ़ौरन अंदर भागी और मौसी को बताया कि दो आदमी दरवाजे पे खड़े हैं। उनके हुलिये सुनते से तो मौसी के चेहरे का रंग ही बदल गया। वो कहने लगी, तुम्हें दरवाजे पर आने की ज़रूरत नहीं है, तुम बावर्ची खाने का काम निपटाओ। उनकी बात सुनकर मैं बावर्ची खाने में पहुंच गई और मौसी दरवाजे पर। और फिर मुझे मौसी की दबी दबी आवाज़ सुनाई देने लगी। वो क्या बात करी थी ये तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो बहुत राजदारी के साथ की जा रही थी। मैं सोच में पड़ गई थी कि मौसी क्या बात कर रही है और ये कौन लोग हैं। और कुछ ही देर गुजरी कि मौसी मेरे पास आई, कहने लगी कि उन दोनों के बारे में विक्रम या अपने मौसा को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मौसी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मौसा दूसरे शहर में रहते थे और हर दूसरे दिन फ़ोन करते थे, मेरी भी उनसे बात होती थी। शायद इसलिए मौसी ने मुझे सख्ती से समझा दिया था कि मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हो गया था कि ये कौन लोग हैं जिनके बारे में मौसी सबसे छुपाना चाहती है। मुझे तो वो कोई बदमाश आदमी लग रहे थे, लेकिन मेरी मौसी का उनसे क्या ताल्लुक था। खैर, मौसी की बात सुनकर मैंने अपनी ज़बान पर ताला लगा लिया। ना ही विक्रम से ये बात कही और ना ही मौसा से। आज नहीं तो कल खुद ही ये बात सबको पता चल जानी थी, क्योंकि मेरा मानना था कि कोई भी बात ज़्यादा दिन नहीं छुप सकती। और फिर उसी रात विक्रम मेरे कमरे में आया, कहने लगा, जल्द ही मेरी माँ से मेरी और तुम्हारी शादी की बात करूँगा। मैं चाहता हूँ कि अब जल्द ही हमारी शादी हो जाए। विक्रम की बात सुनकर मैं हंस दी, क्योंकि मैं अभी सिर्फ 15 साल की थी और वह 22 साल का। इतनी जल्दी तो हमारी शादी मुमकिन ही नहीं थी। मगर विक्रम का कहना था कि कुछ बातें हैं जिनकी वजह से वो जल्दी मुझसे शादी करना चाहता है और फिर वो मुझे लेकर नौकरी के लिए दूसरे शहर मौसा के पास चला जाएगा। मुझे क्या भला एतराज़ होना था। मैंने उसे कह दिया कि अगर मौसी मानती है तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये सुनकर उसने खुशी से मेरे गालों को चूम लिया था और मेरे सुर्ख व सफ़ेद गाल जज्बात की शिद्दत से दहक उठे थे। 2 दिन खामोशी से गुजर गए और फिर दोपहर के वक्त वही दोनों आदमी दोबारा हमारे घर के दरवाजे पर चले आए। अब की बार मौसी ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया था। मैं बावर्ची खाने में मौजूद थी। जब मौसी बावर्ची खाने में आई, उसने एक प्याज उठाई और मुझे कहने लगी, तुम्हें ड्राइंग रूम की तरफ आने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि मैं तुम्हें खुद आवाज़ न दूँ। मैंने हैरत से मौसी के हाथ में पकड़ी प्याज देखी थी और वो खामोशी से वापस ड्राइंग रूम में चली गई और मुझे ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई थी। 1 घंटा ऐसे ही गुजर गया और हर तरफ सन्नाटा था और फिर कोई घंटे बाद ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला था और मुझे आवाज़ देकर मौसी ने ठंडा शरबत लाने को कहा था। मैं शरबत बनाकर ड्राइंग रूम में पहुंची तो वो तीनों बातें करते करते खामोश हो गए। मेरी नज़र खुद ब खुद मौसी पर ठहर गई, क्योंकि उनका हुलिया कुछ बदला बदला सा मालूम हो रहा था। सलीके से बंधे हुए बाल अब बिखरे हुए थे और लिबास भी शिकन आलूद था। इससे पहले कि मैं मज़ीद गौर से मौसी का जायज़ा लेती, उनमें से एक आदमी मौसी को कहने लगा कि तुम्हारी बेटी तो बड़ी खूबसूरत और जवान है,
इसकी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती? अब तुम्हारी उम्र हो रही है, इसके बारे में सोचना शुरू करो। उस आदमी की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। वो गैर आदमी ना सिर्फ मेरी जवानी की तारीफ कर रहा था, बल्कि उसने मेरी शादी का जिक्र भी छेड़ दिया था। पता नहीं वो कौन था जो इतना खुलकर मौसी से बात कर रहा था। और फिर मौसी हंसकर कहने लगी कि हाँ, अब इसकी शादी तो करनी ही है, यही मेरी जिम्मेदारी है। मैं तो वाकई बूढ़ी हो रही हूँ, लेकिन ये अब जवान हो गई है। मैं शर्मो हया की वजह से फौरन कमरे से वापस निकल आई। मौसी उन गैर मर्दों के सामने जिस तरह मेरी जवानी का जिक्र कर रही थी, मुझे बहुत बुरा लगा था। और उन तीनों के दरमियान फिर से बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। कुछ देर के बाद वो लोग वापस गए तो मौसी ने फिर मुझे ताकीद की कि मुझे विक्रम को इस बारे में कुछ नहीं बताना। लेकिन इत्तफाकन उसी वक्त विक्रम घर पर आ गया। तबीयत की खराबी की वजह से विक्रम नौकरी से जल्दी लौटा था। उसने जब उन दोनों आदमियों को घर से निकलते देखा तो फौरन मेरे पास चला आया। कहने लगा, ये आदमी कौन थे और घर क्यों आए थे? मैंने कंधे उचका दिए और कह दिया कि मुझे नहीं मालूम, ये लोग मौसी से मिलने के लिए आए थे। वो सीधे मौसी के कमरे में चला गया। और फिर न जाने अचानक से ऐसा क्या हुआ कि दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। मौसी विक्रम को बुरा भला कह रही थी और विक्रम भी आगे से मौसी को जवाब दे रहा था। उन दोनों के दरमियान क्या मामला चल रहा था, मैं इस बात से तो वाकिफ नहीं थी, लेकिन इतना अंदाज़ा ज़रूर था कि बात कुछ ज़्यादा ही बड़ी है और शायद उन दोनों आदमियों से जुड़ी हुई है। काफ़ी देर बाद जब विक्रम मौसी के कमरे से निकला तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो सीधे अपने कमरे में चला गया और जाके बंद हो गया। उसके बाद मौसी भी अपने कमरे से ना निकली। रात के खाने पर जब मैं मौसी को बुलाने के लिए गई तो तब बेहद वो गुस्से में थी। कहने लगी, जाओ तुम जाकर खाना खाओ और सो जाओ। उनका लहजा मेरे साथ बहुत उखड़ा हुआ था। पता नहीं विक्रम ने कौन सा हंगामा खड़ा किया था कि जिसका गुस्सा मुझ पे निकल रहा था। मैंने मौसी से पूछना चाहा कि क्या हुआ है, तो वो गुस्से में कहने लगी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश ना करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं आंसू बहाती उनके कमरे से निकल आई थी और बेसाख्ता ही मुझे मेरे माँ बाप याद आ रहे थे। मैं अपने छोटे से कमरे में चारपाई पे लेटी तो मेरे जहन में बस यही बात चल रही थी कि विक्रम ने किस बात पर झगड़ा किया। क्या उन दोनों आदमियों की वजह से उसका और मौसी का झगड़ा हुआ है? उसके कमरे का दरवाज़ा लॉक था, वरना मैं उसे जाकर ज़रूर पूछती। मुझे सुबह का इंतज़ार था। सुबह यहाँ तो ये बात मुझे मौसी से पता चल जाती या फिर विक्रम से मैं पूछ लेती, लेकिन अगली सुबह उससे भी ज़्यादा अजीब हुई। जब मैं सोकर उठी तो विक्रम घर पे मौजूद नहीं था और मौसी वो भी खामोशी से घर का काम कर रही थी। उन्होंने मुझसे एक लफ्ज़ भी बात नहीं की और उनके रवैये को देखते हुए मैं उनसे कुछ भी पूछ नहीं सकी थी। सुबह उठते ही मेरा पहला काम सफाई करना था, इसलिए मैं सीधे सफाई में मसरूफ़ हो गई। और ड्राइंग रूम की सफाई के दौरान मुझे प्याज का वो टुकड़ा मिल गया जिसे मौसी बावर्ची खाने से लेकर गई थी। मैं सोच रही थी कि मौसी ये प्याज उठा के क्यों लाई थी। उन दोनों आदमियों को इस प्याज का क्या करना था, या फिर शायद मौसी ने इस प्याज को इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो बहुत ही दबी हुई मालूम हो रही थी। उसे खाया नहीं गया था बल्कि दबाया गया था। मैंने सफाई में उसे फेंक दिया था और दूसरा काम करने लगी। और फिर दोपहर के वक्त मौसी कहने लगी, बाजार जाना है, कुछ सामान लेना है, तुम भी साथ चलो। अक्सर ही ऐसा होता था, इसलिए मैंने भी चादर पहनी और मौसी के साथ घर से निकल गई। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मौसी मुझे कहाँ लेकर जा रही है। मौसी ने ऑटो लिया और हम ऑटो में बैठकर चल पड़े। लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब ऑटो ने बाजार को क्रॉस कर लिया। मैंने मौसी से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, बाजार तो निकल गया है। वो कहने लगी, कुछ दूसरा सामान खरीदना है, इसलिए हम दूसरे बाजार जा रहे हैं। उनका रवैया पहले से कुछ बेहतर लग रहा था। और फिर काफ़ी देर के बाद हम एक अजीब से बाजार में पहुंच गए। यहाँ रश तो था, लेकिन लोग काफ़ी अजीब व गरीब मालूम हो रहे थे। हम ऑटो से उतरे तो मौसी मुझे बाजार की किसी दुकान के बजाय बाजार के पीछे बने एक घर में ले गई। एक बड़ी उम्र की हिंदू औरत ने दरवाज़ा खोला और मौसी को देख के मुस्कुरा दी। मौसी कहने लगी, इसे अपने पास रखो, मैं माल के सही दाम लगवा कर आती हूँ। मैंने मौसी को परेशानी से देखा कि वो मुझे अपने साथ ले जाने के बजाय यहाँ क्यों छोड़कर जा रही हैं। मौसी ने मेरा चेहरा देखा तो कहने लगी, प्रियंका परेशान न हो, ये भी तुम्हारी मौसी ही है, तुम यहाँ पुरसुकून होकर बैठो, बस कुछ देर में मैं वापस आती हूँ। फिर मौसी मुझे छोड़कर वहाँ से पलट गई। उस औरत ने मुझे दरवाजे से अंदर लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। और फिर जैसे जैसे मैं मुझे अपने साथ लेकर बढ़ने लगी, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे तो एक अलग ही मोहल्ला आबाद था जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे घर बने हुए थे और एक अजीब सी बू महक रही थी। कुछ कदम चलने के बाद ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं किसी आम सी जगह पर नहीं हूँ। ये मोहल्ला अलग ही औरतों का मोहल्ला था।
दरवाज़ों से लटकती हुई औरतें जो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी, उनके कपड़े, उनके जेवरात, चेहरे पे भरा हुआ मेकअप मुझे एक अलग ही सच्चाई खोल रहा था। मैं चलते चलते रुक गई तो एक औरत पलट कर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उससे कहा कि मुझे वापस जाना है, मैं अंदर नहीं जाना चाहती। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसी और कहने लगी, इस दरवाजे से अंदर जाने का रास्ता तो है, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तेरी मौसी तुझसे जान छुड़ाकर जा चुकी है, अब ना ही वो कभी लौट कर आएगी और ना ही तू कभी यहाँ से बाहर जा सकेगी। ये मेरी दुनिया है, यहाँ पर मेरा हुक्म चलता है। आज से तू भी यहाँ की एक औरत ही है, इसलिए तुझे भी खामोशी से मेरा हुक्म मानना होगा। उनकी बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से झटके से छुड़ाया और कहा कि मैं किसी सूरत भी यहाँ नहीं रहूँगी, मेरी मौसी कुछ देर में आती होगी। मैं वापसी के लिए बाहर की तरफ पलटी तो उसने पीछे से मेरी कमीज़ पकड़ इतनी ज़ोर से खींची कि मेरी कमीज़ फट गई और फिर मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा दे मारा। मैं ज़मीन पर गिरी, मेरे होंठ से खून रिसने लगा। वो पंजों के बल मेरे पास बैठी कहने लगी कि तेरी मौसी तुझे बेच कर गई है, अब तो मेरी खरीदी हुई गुलाम है और कुछ नहीं। जा जाकर तैयार हो, रात को गाहक आएंगे तो तुझे भी यहाँ खड़ा होना होगा। उसने एक औरत को आवाज़ देकर बुलाया और मुझे उसके हवाले कर दिया। मैं उस तक हक्का बक्का थी, समझ ही नहीं आ रहा था क्या सच है क्या झूठ है। मेरी मौसी मेरी माँ की जगह थी। पिछले 4 साल से मैं अपनी मौसी के साथ रह रही थी, फिर वो मुझ पर इतना जुल्म कैसे कर सकती थी। मैं चाहकर भी उस औरत को यकीन नहीं कर पा रही थी। हो सकता है ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ भयानक ख्वाब हो, कुछ देर बाद मेरी आंख खुलेगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि ये कोई ख्वाब नहीं था, बल्कि ये मेरी ज़िंदगी की एक तल्ख हकीकत थी। दूसरी औरत मुझे एक छोटे से अंधेरे कमरे में ले गई। उसने खुशबूदार पानी बनाया और ज़बरदस्ती मुझे उसमें गुस्ल करवाया। मेरे चीखने चिल्लाने रोने धोने का उस औरत पे कोई असर नहीं हो रहा था। वो कहने लगी कि तुझ जैसी लड़कियां यहाँ रोज़ आती हैं, 1-2 दिन रोती हैं, फिर तीसरे दिन खुशी खुशी खुद ही गाहक के बिस्तर पर चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि अब यही उनकी ज़िंदगी है। इससे अच्छा है कि तुम पहले ही दिन से खुशी खुशी ये काम करो ताकि तुम्हारे लिए दुनिया आसान हो जाए, वरना कांता दीदी तुझसे यही काम ज़बरदस्ती करवाएगी और तुझे तकलीफ भी ज़्यादा होगी। उनकी बातें सुनकर मेरे वजूद में करंट दौड़ गया था। मैं सिर्फ 15 साल की थी, वो लोग मुझे इस धंधे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। वो औरत मुझे खींचते हुए कमरे की तरफ ले गई जहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। वो कहने लगी, देखिए लड़की कांता दीदी की बात नहीं मानती, इसलिए उसे यहाँ बंद करके रखा गया है। ना खाने को कुछ दिया जाता है और ना पीने को। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो ना खाने को कुछ दिया जाएगा और तेरा भी यही हशर होगा। उसकी ज़बरदस्ती करने पर मैं खुशबूदार पानी से नहाई थी और फिर उसने मुझे दुल्हन की तरह सजाया। कुछ देर के बाद वो पहली वाली औरत वापस आई जिसे सब कांता दीदी कह रहे थे। उसने सर से पांव तक मुझे देखा और कहने लगी, तू तो वाकई कमाल की चीज़ है, तेरे दाम भी अच्छे लगेंगे। मैंने तेरी मौसी को भी ठीक ठाक पैसा दिया है, वही पैसा मैं तेरे जिस्म से वसूल करूंगी। कांता दीदी भद्दी सी हंसी हंसी तो उसके पान से सुर्ख होते दांत दिखाई दिए। ये मंजर मैंने अक्सर फिल्मों में देखा था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा वक्त आएगा। अब भी मेरी आंखों से मुस्तकिल आंसू बह रहे थे। मैंने रोते हुए उससे पूछा कि मेरी मौसी मुझे यहाँ छोड़कर क्यों गई है। वो ज़ोर से हंसी और कहने लगी, ये तो तुझे मालूम होगा, हम तो बस माल खरीदते हैं, माल हम तक क्यों लाया जाता है ये हमें नहीं मालूम। वो दूसरी औरत जिसका नाम नगमा था कांता दीदी से कहने लगी कि ये भी छोटी है और ना तजुर्बेकार है, इसे किसी गाहक के हवाले करने के बजाय पहले रक्स की महफिलों में इस्तेमाल करो। जब ये कुछ समझदार हो जाए तो फिर इसे किसी अच्छे और महंगे गाहक को पेश करना ताकि इसका सही पैसा वसूल हो सके। उस औरत की बात कांता दीदी को समझ आ गई। वो कहने लगी, ठीक है, इसे रक्स की तैयारी करवाओ। हुक्म देती हुई वो खुद कमरे से निकल गई। नगमा मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि कुछ दिनों के लिए मैंने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन याद रखो इस दुनिया में आज नहीं तो कल तुम्हें किसी न किसी गाहक के पास जाना ही होगा। मैं भी जब यहाँ आई थी तो सिर्फ 14 साल की थी। मुझे मेरा सगा बाप यहाँ बेच कर गया था क्योंकि उसे अपने नशे के लिए पैसे चाहिए थे। तब से आज तक मैं हर रात किसी न किसी गाहक के साथ होती हूँ, क्योंकि अब यही मेरी ज़िंदगी है। मैंने यहाँ से भागने की बहुत दफ़ा कोशिश की, लेकिन यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा है जिस पर कांता दीदी खुद पहरा देती है। इसलिए यहाँ से कभी फ़रार होने के बारे में मत सोचना।
वरना कांता दीदी वो हशर करेगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। नगमा दीदी बहुत ही अच्छी और मोहब्बत करने वाली थी। वो मुझे ना सिर्फ उस प्यार से समझा रही थी बल्कि खुद भी रक्स सिखाने लगी, जबकि मेरा सारा वक्त रोने में गुजरता। और फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, मेरी आंखों का पानी भी सूख गया। मुझे यकीन हो गया कि अब मेरी मौसी मुझे लेने के लिए कभी नहीं आएगी। न जाने उन्होंने मुझसे किस बात का बदला लिया था। विक्रम ने उनसे ऐसा क्या कहा था जो मुझे अगले ही दिन इस दुनिया में छोड़कर चली गई। मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी कि मौसी ने मेरे साथ ये सब क्यों किया, लेकिन फिलहाल उन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। नगमा दीदी ने मुझे 15 दिन में ही महफिल के आदाब और रक्स सिखा दिया था। फिर मुझे भी उस महफिल का हिस्सा बनाया जाने लगा जहाँ शराब के नशे में डूबे आदमी आकर हमारे सामने बैठ जाते और हमें अजीब व गरीब लिबास में उनके सामने अपना रक्स पेश करना पड़ता। पुरानी लड़कियां तो किसी माहिर रक्कासा की तरह ये काम करती, लेकिन मेरे लिए यह बहुत ही मुश्किल था। मैंने सारी जिंदगी विक्रम के सिवा किसी को नहीं देखा था और ना ही कभी घर की चार दीवारी से अकेली निकली थी। यहाँ इतने गैर मर्दों के सामने अपना जलवा पेश करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जहाँ कहीं मेरे कदम रुकते, कांता दीदी हाथ में पकड़ा चाबुक घुमाकर मेरी कमर पर दे मारती और सभी लोग इस बात से भी महफूज होते। 2-4 ही दिन गुजरे कि मुझे समझ आ गया कि अब यही मेरी दुनिया है और कांता दीदी के इशारों पर नाचना मेरी मजबूरी है, क्योंकि जिस दिन मैं सही से रक्स नहीं करती मेरा खाना पीना बंद कर दिया जाता था और फिर मैं सारा दिन भूख प्यास से तड़पती रहती। इसलिए मैंने भी रक्स में बराबर से हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। और फिर 1 महीना ही गुजरा था कि एक अमीर आदमी इस कोठे पर चला आया और उसने आते ही सबसे पहले मेरा दाम लगा दिया। वो मुझे 20,000 के एवज एक रात के लिए ख़रीदना चाहता था और ये बहुत ज़्यादा रकम थी। कांता दीदी फ़ौरन राज़ी हो गई। उसने उस आदमी से 20,000 रुपये लिए और मुझे एक छोटे से कमरे में भेज दिया। नगमा दीदी से कहा कि वो मुझे तैयार करके उस आदमी की खिदमत में पेश करे। यह सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। रक्स करने को मैं अपना चुकी थी, लेकिन अब तक मैंने किसी ग्राहक के साथ रात नहीं गुजारी थी। नगमा मुझे अपने साथ ले गई, अपने हाथों से सजाते हुए कहने लगी, तुम जितना शोर करोगी ग्राहक तुम्हें उतना ही परेशान करेगा। बेहतर है खामोशी से उसके साथ वक्त गुजार कर आ जाओ। एक रात के लिए समझ लो कि वही तुम्हारा पति है और ऐसा करने से तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। नगमा दीदी मुझे तैयार करके आईने में मेरा अक्स दिखाते हुए कहने लगी, कभी कभी हमारी खूबसूरती हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। ये तुम्हारा खूबसूरत चेहरा और गोरा चिट्टा वजूद, ये तुम्हारे लिए सिवाय अजाब के और कुछ नहीं है। अगर तुम खूबसूरत ना होती तो कोई तुम्हारे दाम भी ना लगाता। मैं भी अपनी इस खूबसूरती से आज आ चुकी हूँ। मैं 40 की होने वाली हूँ, लेकिन मेरा खूबसूरत चेहरा और मेरे वजूद की ये चमक दमक मुझे बूढ़ा ही नहीं होने देती। ना ही कोई मेरे दाम लगाने से बाज आता है। फिर मुझे खुद को पेश करना पड़ता है। तुम भी जब तक खूबसूरत हो तब तक तुम्हें यह सब कुछ झेलना होगा। नगमा दीदी मुझे ज़हनी तौर पर तैयार कर रही थी और मेरे आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे बार बार मौसी और विक्रम की याद सताती थी। मुझे अब तक इस बात पर यकीन नहीं आया था कि मौसी जानबूझकर मुझे यहाँ छोड़ कर गई है और इस सब के लिए विक्रम जिम्मेदार है। जब मैं पूरी तरह तैयार हो गई और सबके लिए विक्रम जिम्मेदार है, और जब मैं तैयार हुई तो नगमा ने मेरी नज़र उतारी और कहने लगी, भगवान का नाम लेकर इस कमरे में दाखिल हो जाओ और ख़ुद को इस आदमी के हवाले कर दो। मेरे पास भी इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं छोटे से कमरे में दाखिल हो गई जहाँ एक नन्हा पीला सा बल्ब रोशन था, जिसकी मध्यम सी रोशनी में मुझे सब कुछ बहुत भयानक लग रहा था। मैंने सोचा था कि जाती उस आदमी के पैरों पे गिर जाऊंगी और उसे कहूंगी कि वो मेरे साथ कोई ज्यादती ना करे। मैं रहम की भीख मांगूंगी और उसे मुझ पर तरस आ जाएगा। वैसे भी मैं कम उम्र थी और जिस आदमी ने मुझे ख़रीदा था वो भी 40-45 की उम्र का आदमी था। मेरे हिसाब से तो वो मेरे बापू जैसा ही था, मगर मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ आने वाले आदमी भी उतने ही बेज़मीर होते हैं जितनी बेज़मीर यहाँ की औरतें हैं। मैं जब कमरे में दाखिल हुई तो मुझे देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक वैश्याना सी मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके माथे पर एक बड़ा सा जख्म का निशान था, एक आंख बिल्कुल सुर्ख हो रही थी और उसकी नज़रें मेरे वजूद पर जमी हुई थी। मुझ पर ऐसा खौफ तारी हुआ था कि मैं वापस बाहर निकलने लगी कि उसने मुझे पीछे से पकड़कर खींच लिया और कहने लगा कि इतने दाम दिए हैं फिर तू कहाँ भाग रही है। उसके मुंह खोलते ही शराब की बू ने मेरी सांस बंद कर दी।
मैंने रोना शुरू कर दिया और उससे रहम की भीख मांगने लगी, लेकिन उसे मुझ पर रहम कहाँ आना था। वो कहने लगा कि चल सीधी तरह से बिस्तर पर आ जा, अच्छी तरह से जानता हूँ तुझ जैसी औरतों के नखरे। उसने मुझे सीधे बिस्तर पर धक्का दिया और फिर मेरे जहन में नगमा दीदी की बात गूंजी। नगमा दीदी ने कहा था कि बिस्तर पर जाने से पहले अपने पेट पर प्याज ज़रूर मलना। उन्होंने एक छोटी सी प्याज मेरी मुट्ठी में बंद कर दी थी, जिसे मैं इस्तेमाल करना भूल गई थी। और जैसे ही नगमा दीदी की बात मुझे याद आई, मैंने जल्दी से वो प्याज अपने पेट पर मलनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में मैंने पूरी प्याज अपने पेट पर मल ली थी और फिर उसके बाद उस आदमी ने मुझे एक लम्हे का मौका ही नहीं दिया और उस रात उसने पूरी तरह मुझे अपने पैसे वसूल किए। मेरी चीखें, आहें, सिसकियाँ कुछ भी तो काम नहीं आई थी। वो आदमी तो बिल्कुल बेज़मीर और बहरा था। उस पर किसी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। शायद वो शराब के नशे में चूर था या फिर उसे इस सब की आदत थी। मेरे लिए एक एक लम्हा बहुत भारी था। ऐसा लगता था ये रात ख़त्म नहीं होगी। और फिर एक वक्त आया जब मुझे बेहोशी तारी होने लगी और मैं पूरी तरह बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो नगमा दीदी मेरे सराहने मौजूद थी। वो ग्राहक सुबह सूरज निकलने से पहले जा चुका था। नगमा दीदी मुझे होश दिला रही थी। उन्होंने मेरे ऊपर चादर डाल दी थी। जब मुझे होश आया तो उन्होंने सीने से लगाया, कहने लगी, बस पहली रात ही मुश्किल होती है, अब तेरे लिए सब कुछ आसान हो गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मेरे लिए कुछ भी आसान हुआ है। गुजरी रात इस कदर भयानक थी कि होश में आने के बाद भी मैं चीखें मार रही थी। नगमा दीदी मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई और सारा दिन मैं उनके सीने से लगकर बस आंसू बहाती रही। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो शायद मेरे साथ ऐसा कुछ भी ना होता। पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ था कि मेरी माँ के जाने के बाद ये दुनिया मेरे लिए दोज़ख जैसी है। इस दुनिया में किसी भी रिश्ते पर एतबार नहीं किया जा सकता। मौसी, जिसे माँ कहा जाता है, उसने ही मुझे इस दलदल में धकेल दिया था जहाँ मैं अपने आप को, अपनी शनाख्त को भुला चुकी थी। मेरा नाम प्रियंका था, लेकिन मेरा यहाँ नाम लैला रखा गया था। यहाँ सब लोग मुझे इसी नाम से पुकारते थे। मैं तो खुद भी भूल चुकी थी कि मेरा नाम कभी प्रियंका था। नगमा दीदी ने ही मेरे जख्मों पर मरहम लगाया और सारा वक्त मैं उनके साथ ही रहती थी। मैंने उनसे कह दिया था कि मैं किसी ग्राहक के पास नहीं जाऊंगी, लेकिन ये कैसे मुमकिन था कि कोठे पर रहने वाली किसी लड़की की कीमत न लगे। 2 दिन के बाद खामोशी से गुजर गए, लेकिन तीसरे दिन कांता दीदी मेरे सर पे आन खड़ी हुई और कहने लगी, तो क्या खुद को नगमा के पीछे छुपाए रखती हो? नगमा भी तेरी ही तरह मेरी गुलाम है, इसलिए आज की रात तुझे फिर महफिल में शामिल होना है। तेरे सारे जख्म ठीक हो गए हैं, अब तो फिर इस काबिल हो गई है कि तेरे दाम लगा सकूं। मैंने इनकार करना चाहा तो कांता दीदी ने मुझे एक जोरदार चमाटा मारा और कहने लगी कि यहाँ इनकार की गुंजाइश नहीं है। अगर तू खुद नहीं जाएगी तो मैं तुझे खुद ग्राहक के आगे फेंक आऊँगी। और फिर कांता दीदी के आगे मैं मजबूर हो गई और एक दफ़ा फिर उसी महफिल का हिस्सा बन गई। फिर किसी ग्राहक ने मेरे दाम लगा दिए और नगमा दीदी ने मुझे अपने हाथों से तैयार किया और साथ ही मेरी मुट्ठी में प्याज पकड़ा कर कहने लगी कि इसे अपने पेट पे रगड़ना मत भूलना। मैंने खामोशी से वो प्याज मुट्ठी में दबाया और मेरे मरे मरे कदमों से उस कमरे में पहुंच गई। अब की बार जो ग्राहक था वो 60 साल का बुढ़ा था। न जाने क्यों उस कोठे पर आया था। मैंने खामोशी से उसे खुद के हवाले कर दिया। अब की बार मैंने कोई मज़ाहमत नहीं की और नगमा दीदी की बात सच साबित हुई। जब मैंने शोर शराबा नहीं किया तो वाकई ग्राहक ने भी मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी और बिस्तर से जाने से पहले ही मैंने अपने पेट पर प्याज भी मल ली। नगमा दीदी ने ये प्याज मुझे क्यों दी थी, उसके मलने से क्या होना था, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और ना ही ये बात मेरे लिए ज़्यादा अहम थी। मैं अपनी ज़िंदगी गंवा रही थी, अपनी इज़्ज़त गंवा रही थी। बस यही एक बात मुझे बहुत गिरां गुजर रही थी। कहने को मैंने रात उस ग्राहक के साथ गुजारी थी, लेकिन मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ विक्रम का ख्याल था। वो जिस तरह मुझसे मोहब्बत भरी बातें करता था, मेरा ख्याल रखता था और जिस तरह मुझसे मेरी गुमशुदगी पर अपनी माँ से कोई उसने सवाल नहीं किया होगा। क्या उसने मुझे कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की होगी? क्या वह मुझे भूल चुका होगा? बस मैं सारी रात यही सोचती रहती थी और ऐसे ही सुबह हो जाती। सूरज निकलने से पहले ही वो ग्राहक उठकर चला गया और मैं भी खामोशी से अपने बिखरे वजूद को समेट कर नगमा दीदी के पास पहुंच गई। मुझे थोड़ा नॉर्मल देखकर दीदी मुस्कुराई थी और फिर मुझे गले से लगा कर कहने लगी, देखो आहिस्ता आहिस्ता तुम भी यहाँ की आदी हो गई हो।
फिर वो धीरे से पूछने लगी, तुमने अपने पेट पे प्याज मली थी ना? नगमा दीदी की बात पर मैंने हाँ में सर हिला दिया तो उन्होंने मुझे गालों को चूमते हुए कहा कि तुम मेरी बेटी की उम्र की हो, मुझे अपनी बेटी जैसी ही लगती हो, लेकिन मैं तुम्हें इन लोगों से नहीं बचा सकती। यहाँ आने का तो रास्ता है लेकिन वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अगर किसी तरह तुम इस मोहल्ले से निकल भी जाओ तो भी तुम्हारी शनाख्त लैला के नाम से होगी। लोग तुम्हें देखते ही पहचान लेंगे कि तुम एक धंधा करने वाली औरत हो और फिर ये समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। इसलिए बेहतर है कि कभी खुद को इस चार दीवारी से बाहर निकाल कर किसी मुश्किल में मुब्तला ना करना। नगमा दीदी उठते बैठते मुझे यही समझाती थी, मैं कभी यहाँ से बाहर की दुनिया के बारे में सोचने की कोशिश ना करूँ और इसी दुनिया को अपना लूँ। और मैंने ये आहिस्ता आहिस्ता उन बातों को अपने पल्लों में बांध लिया। ऐसे ही मुझे 6 महीने यहाँ रहते हुए गुजर गए और अब तो मैं इस कदर आदी हो चुकी थी कि मुझे सिर्फ ये बताया जाता कि ग्राहक मेरा मुंतज़िर है और मैं खुद को खुद ही अपने हाथों से सजा लेती। मैं जो कभी विक्रम की दुल्हन बनने के ख्वाब देखती थी अब हर रात ही दुल्हन बना करती थी और ख़ुद भी अपने हाथों से। अलबत्ता नगमा दीदी मेरे हाथ में प्याज पकड़ाना नहीं भूलती थी और ये ज़रूर जताती थी कि हम बिस्तरी से पहले ये प्याज पेट पर मलना बहुत ज़रूरी है। एक दो दफ़ा मैंने नगमा दीदी से पूछा कि इस प्याज में ऐसा क्या है जो आप हर बार मुझे ये पकड़ा देती हैं। नगमा दीदी मेरी बात सुन के मुस्कुराती और कहने लगती है, सही वक्त पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। बस याद रखना कि किसी भी ग्राहक से हम बिस्तरी करने से पहले यह अमल करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, कल को अगर मैं ना रही तब भी तुम्हें खुद इस बात का ख्याल रखना होगा। नगमा दीदी की बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा था। वो पिछले कुछ दिनों से मुस्तकिल बीमार थी और हर वक्त अपने मरने की बातें करती थी। इस पूरे मोहल्ले में नगमा दीदी के सिवा मेरा कोई नहीं था। मैं जब से यहाँ आई थी उन्होंने मेरे हाथ थाम के रखा था, इसलिए मुझे कभी किसी और के सहारे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अब जब वो बीमार हुई और धीरे धीरे अपने मरने की बातें करने लगी तो मेरा दिल डूबने लगा। अब भी वो मुस्तकिल यही कह रही थी कि मैं मर भी जाऊँ तो तुमने खुद अपना ख्याल रखना है। इस दुनिया में कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। हर किसी को अपने आप को खुद जवान रखना पड़ता है ताकि उसके खाने पीने का पैसा उसे मिलता रहे। यहाँ मरने तक काम करना ज़रूरी होता है। और नगमा दीदी की बात ठीक ही थी। वो इस बीमारी में भी किसी न किसी गाहक के पास जाती ही रहती थी, लेकिन उन्हें क्या बीमारी थी मुझे इस बात का इल्म नहीं था। हर 2 महीने इसी तरह गुजर गए और फिर एक रात जब गाहक के पास से वापस नगमा दीदी कमरे में लौटी तो मैंने देखा कि वो बिस्तर पर पड़ी सो रही थी। नगमा दीदी को सारी रात जागने की आदत थी। उन्हें उस वक्त सोता देखकर मैं हैरान रह गई। नगमा दीदी ने मुझे बताया था कि इस कोठे पर आए उन्हें 20 साल हो गए हैं और इन 20 सालों में वो कभी किसी रात नहीं सोई, क्योंकि यहाँ रातें जागती हैं और दिन सोते हैं। इसलिए नगमा दीदी भी सारी औरतों की तरह रात भर जागती थी और दिन भर सोती थी। फिर इस वक्त वो कैसे इतनी गहरी नींद सो रही थी। मैं थकन से चूर वजूद लिए उनके करीब आकर लेटी तो मुझे उनके वजूद में ठंडक का एहसास हुआ। मैंने जैसे ही उन्हें हाथ लगाया तो उनकी गर्दन ढलक गई और मेरे हलक से एक ज़ोरदार चीख बरामद हुई, क्योंकि मैं जान गई थी कि मुझ पर एक नई क़यामत टूट पड़ी है। मेरी चीखों पर कोठे की सारी लड़कियां जमा हो गई। फिर यह खबर फैल गई कि नगमा दीदी इस दुनिया से चली गई है। उनकी आखिरी रसूमात की तैयारी की जाने लगी और मैं बिल्कुल सख्ते के आलम में नगमा दीदी को सीने से लगाए बैठी रही। जब काफ़ी देर गुजर गई तो कांता दीदी ने मुझे नगमा दीदी के पास से हटाया और फिर कुछ औरतें उन्हें दुल्हन की तरह तैयार करने लगीं ताकि उनकी आरती उठाई जा सके। वो दिन मुझ पर एक दफ़ा फिर बहुत भारी साबित हुआ था। बिल्कुल वैसा ही दिन लगता था जैसा मैं पहली दफ़ा यहाँ आई थी। तो मुझे महसूस हुआ था मैं एक दफ़ा फिर बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, बिल्कुल तन्हा। नगमा दीदी के चले जाने के बाद मैं उनके कमरे में आकर लेट कर रोने लगी और जैसे ही उनके तकिए को सीने से लगाया तो मुझे एक चिट्ठी मिल गई। ये चिट्ठी नगमा दीदी ने मेरे नाम लिखी थी और मुझे बताया था कि उन्होंने किस कदर दुखी ज़िंदगी गुजारी है। दुनिया के लिए वो तैयार होती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर रोज़ घुट घुट कर मरती थी। साथ ही नगमा दीदी ने इस चिट्ठी में मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सच लिखा था, जिसे पढ़ने के बाद मेरी जान निकल गई। साथ ही नगमा दीदी ने मुझे ये वादा लिया कि मैं अपने जैसी नई आने वाली लड़कियों की ना सिर्फ हिफाजत करूँगी बल्कि उनका भी ख्याल रखूँगी। और आखिर में उन्होंने मुझे ये भी यकीन दिलाया कि हम बिस्तरी से पहले मुझे अपने पेट पर प्याज ज़रूर मलनी है।
उनकी आखिरी चिट्ठी में ये बात पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा रह गई कि आखिरी वक्त में भी क्यों उन्हें ये बात लिखना याद रही थी। आखिर इस अमल में ऐसा कौन सा राज छुपा है कि जिसे मरने से पहले भी वो मेरे लिख कर लिए गई थी। आज गौर करने पे मुझे याद आया था कि वो प्याज का टुकड़ा हमेशा छुपा कर मेरी मुट्ठी में बंद किया करती थी। न जाने वो टुकड़ा कहाँ से लाती थी, क्योंकि बावर्ची खाना तो कहीं बहुत दूर बना हुआ था। सबका खाना एक ही जगह बनता था और सबके कमरों में पहुंचा दिया जाता था। हमें बिला ज़रूरत अपनी खोलियों से निकलने की इजाज़त नहीं थी। सारा दिन तो यहाँ सब सोए रहते थे। रातें जागती तो जिसे महफिल की जीनत बनना होता, कांता दीदी उसे खुद बुलवाती। कोई अपनी मर्जी से किसी महफिल का हिस्सा नहीं बन सकता था और दाम भी कांता दीदी खुद ही लगवाती थी। ऐसे में नगमा दीदी वो प्याज कहाँ से लाती थी, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। और आज जब ये बात दिमाग में आई तो नगमा दीदी इस दुनिया से जा चुकी थी। साथ ही मुझे मौसी की भी याद आई, जो उन दिनों उन दोनों आदमियों के आने पर प्याज उठाए बावर्ची खाने से ड्राइंग रूम में गई थी और फिर घंटा बाहर रही। तो क्या वो एक घंटा मौसी ने उन दोनों आदमियों के साथ? ये सोचते ही मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। मेरी जिंदगी में भी बहुत से ऐसे सवालात थे जिनके जवाबात मेरे पास नहीं थे। नगमा दीदी के जाने से इस कोठे में कोई फर्क नहीं पड़ा था। हर रात ही कोठे की रौनक अरूज पर होती थी और बाकायदगी से महफिलें भी सजा करती थीं। 2 दिन तो कांता दीदी ने मुझे नगमा दीदी की मौत का सोग मना नहीं दिया, लेकिन उसके बाद वो मेरे सर पर आ खड़ी हुई, कहने लगी, नगमा का सोग मनाने से हमारा चूल्हा नहीं जलेगा। यहाँ सारी लड़कियों को काम करना पड़ता है। आज तेरी भी बारी है, तैयार हो जा, रात तेरे लिए गाहक आएगा। बड़ी बेरहमी से कहती कांता दीदी चली गई और मैं उठकर तैयार होने लगी, क्योंकि अब मैं इस दुनिया की आदी हो गई थी और मुझे मालूम था अगर मैंने काम ना किया तो वाकई मेरे लिए चूल्हा नहीं जलेगा। मैं जब पूरी तरह तैयार हुई तो मेरे हाथ में प्याज पकड़ाने वाला कोई नहीं था। ये सोचते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं प्याज की तलाश में निकल पड़ी हुई। सारे कमरों में गुजरकर आखिर में बने बावर्ची खाने में पहुंची तो वहाँ 2 औरतें खाना बनाने में मसरूफ़ थीं। वो उम्र रसीदा औरतें थीं जो कभी इस कोठे की शान हुआ करती थीं। उनकी उम्र ढल गई थी, खूबसूरती ख़त्म हुई तो उन्हें बावर्ची खाने में मुलाजमा बना दिया गया। वो हर वक्त खाना पकाया करती थीं। मुझे देखते ही वो दोनों पूछने लगी कि क्या हुआ है, यहाँ क्यों आई हो? मैंने कुछ झिझकते मन से कहा कि मुझे प्याज चाहिए। तो उनमें से एक ने सर से पाँव तक मुझे दुल्हन की तरह सजा हुआ देखा और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसकी हंसी मेरी समझ से बाहर थी, मैंने कोई मजाक तो नहीं किया था। फिर उसने एक छोटी सी प्याज उठा के मेरी तरफ बढ़ाई और कहने लगी, तुम तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, बहुत आगे तक जाओगी, तुम्हें तो हम बिस्तरी के सारे गुर आते हैं। मैंने ना समझी से उस औरत की तरफ देखा, लेकिन वो अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी थी। गाहक मेरा मुंतज़िर था, इसलिए मैं प्याज मुट्ठी में दबाए अपने मतलूबा कमरे में पहुंची और फिर हम बिस्तरी से पहले मैंने एक दफ़ा फिर उस प्याज को अपने पेट पर मल लिया था। अलबत्ता मैं इतना ज़रूर जान गई थी कि इस अमल के पीछे कोई ना कोई ख़ास बात ज़रूर है जिसने उस औरत को हंसने पर मजबूर कर दिया था और फिर उसकी बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। अब अगर कोई मुझे इस अमल के बारे में कुछ बता सकता था तो वो वही औरत थी जिससे मैं प्याज लेकर आई थी। जैसे इस कमरे में पहुंची तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उस कमरे में मौजूद मर्द कोई और नहीं बल्कि विक्रम था, जो नशे में चूर बिस्तर पर बैठा था और मुझे देखते ही वो एकदम उछल पड़ा और फिर मेरे पास आकर हैरत से पूछने लगा कि प्रियंका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। मैंने उसे ज़ोर से धक्का दिया और पीछे हटाकर कहा, मैं प्रियंका नहीं हूँ, मैं लैला हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं प्रियंका बनकर विक्रम का सामना करती। मेरी इज्जत लुट चुकी थी। मैं सालों से इस कोठे में बर्बाद हो रही थी। अब मैं पहले वाली सीधी सादी प्रियंका नहीं थी जो विक्रम की मोहब्बत थी, और यही बात मेरे जहन में पूरी तरह बैठ गई थी। विक्रम ने आगे बढ़कर मेरे कांधों को पकड़कर मुझे झंझोड़ा और कहने लगा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मेरी प्रियंका हो। तुम यहाँ तक कैसे पहुँची हो? मुझे तो मेरी माँ ने यही बताया था कि तुम किसी लड़के के साथ फरार हो गई हो। विक्रम की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए और फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ थी। और ये सुनकर मेरे कदमों में बैठकर वो रोने लगा और फिर उसने मेरे हर सवाल का जवाब दिया। उसने मुझे बताया कि उसके पिता हमेशा दूसरे शहर में नौकरी करते थे और कभी कभी वापस आया करते थे।
दूसरे शहर में उनकी बहुत सी औरतों के साथ ताल्लुकात थे और ये बात मेरी माँ को अच्छी तरह मालूम थी। शुरू शुरू में तो उन्होंने मेरे पिता को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो गलत रास्तों पे ना चले, अपनी बीवी और बच्चे पर ध्यान दे, लेकिन मेरे पिता उन्हीं दूसरी औरतों के मज़े में लगे हुए थे, इसलिए मेरी माँ की कोई बात उन्हें समझ ही नहीं आती थी। और फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरी माँ ने मेरे पिता को वापस आने का कहना छोड़ दिया। मेरे पिता बाकायदगी से फ़ोन करते थे, खर्चे के पैसे भी भेज दिया करते थे, लेकिन वो खुद वापस नहीं आते थे और ना ही मेरी माँ चाहती थी कि अब वो वापस आएं। ऐसा क्यों हुआ था ये मुझे पहले तो पता नहीं चल सका था, लेकिन जैसे जैसे मैं जवान हुआ मुझे समझ आने लगा कि मेरे पिताजी की तरह मेरी माँ ने भी गैर मर्दों का सहारा ढूंढ लिया है। इस बात को लेकर कभी कभी मेरा अपनी माँ से बहुत झगड़ा होता, लेकिन वो साफ इनकार कर देती और कहती उसका किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और मजबूरन मैं खामोश हो जाता। और फिर जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी माँ वाकई गलत रास्ते पे चल रही है तो मैंने तुमसे शादी की बात की, क्योंकि मैं चाहता था कि इससे पहले कि तुम्हारे सामने मेरी माँ की असलियत खुले मैं तुम्हें शादी करके दूसरे शहर ले जाऊँ और हम नई ज़िंदगी शुरू करें। लेकिन जब मैंने तुमसे यही बात कही तो उसके अगले दिन ही मैंने घर से 2 मर्दों को निकलते हुए देखा। उनके हुलिये मुझे बता रहे थे कि वो किस कुमाश के लोग होंगे। मैं सीधे माँ के पास गया, उनसे झगड़ा शुरू किया, क्योंकि मैं समझ गया था कि भरी दोपहर को वो 2 गैर मर्द हमारे घर क्यों आए थे। लेकिन मेरी माँ ने एक अजीब सी बात कही, कहने लगी वो मर्द उनके लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आए थे। मुझे इस बात पर हरगिज़ भी यकीन नहीं हो सका था। मेरी माँ से खूब झगड़ा हुआ और फिर मैं अपने कमरे में आके बंद हो गया। अगली सुबह भी मैं गुस्से में जल्दी घर से निकल गया, लेकिन जब शाम को लौटा तो तुम घर पर नहीं थी और अम्मा ने बताया कि तुम उनमें से एक मर्द के साथ भाग गई हो। अम्मा ने एक ख़त भी दिखाया जो तुमने लिखा था और उसमें ये लिखा था कि तुम अपनी मर्ज़ी से अमीर आदमी के साथ यहाँ से जा रही हो। कितनी ही देर मुझे यकीन ही नहीं आया था, लेकिन अम्मा ने रो पीट कर मुझे यकीन दिलाया कि तुम यहाँ उस गरीबी में नहीं रहना चाहती थी। अम्मा का कहना था कि उनका किसी से कोई वास्ता नहीं है, यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो सब तुम्हारे लिए आते थे क्योंकि तुम जवान और खूबसूरत थी। लेकिन अम्मा ने यह सोचकर हमेशा दुनिया से ये बात छुपाई कि तुम उनकी सगी बहन की बेटी हो। फिर अम्मा ने मोहल्ले वालों को भी यही बताया कि तुम अपनी मर्जी से किसी आदमी के साथ फरार हो गई हो। तुम्हारे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह ख़त्म हो गई। मुझे शराब की लत लग गई, अम्मा भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई, पिताजी ने अम्मा को छोड़ दिया, वो दूसरी औरतों के साथ मसरूफ़ हो गए और हमारा पूरा घर बर्बाद हो गया। अम्मा को ऐसी मूजी बीमारी लगी कि वो बिस्तर की होकर रह गई और आज तक बिस्तर पर पड़ी है। और मैं आज यही समझता आया हूँ कि तुम घर से भागी हुई लड़की हो जिसने मुझे धोखा दिया। मगर आज तुम्हारी याद देखकर और तुम्हारे मुंह से सच्चाई सुनकर मुझे यकीन आ गया है कि मेरी माँ आज जिस हालत में है उसे उसकी सज़ा गुनाहों की मिली है। उसे कैंसर हो गया है, उसकी बीमारी आखिरी स्टेज पर है, उसका इलाज मुमकिन नहीं है। वो हर दिन अपनी बीमारी की वजह से तड़पती है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि उसने एक बिन माँ बाप की बच्ची को सताया। अपना गुनाह छुपाने के लिए उसने तुम्हें इस कोठे पर पहुंचा दिया और साथ ही तुमसे जान भी छुड़वा ली। विक्रम रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगने लगा कि उसने मुझे ज़्यादा ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। वो अपनी माँ की तरफ से भी माफ़ी का तलबगार था और मैं बस खामोशी से उसे तक रही थी। वो बहुत देर तक रोता रहा, फिर ऐसी ही रात गुजर गई। सुबह के वक्त मैं खामोशी से उस कमरे से बाहर निकल आई। मेरी मुट्ठी में प्यास ऐसी की ऐसी दबी रह गई। मेरे पास वो लफ्ज़ भी नहीं थी जिनके ज़रिए मैं उसे माफ़ करती, क्योंकि उसकी माँ ने मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। मेरे पास कुछ भी तो बाकी नहीं बचा था। वो रोते धोते ऐसे ही वापस लौट गया। उसने मुझे साथ ले जाने की बात की थी, लेकिन मैं जानती थी कि इस कोठे से वापसी मुमकिन नहीं और ना ही वो इतना आला ज़र्फ हो सकता है कि मैं एक वेश्या हूँ। ये जानते हुए भी वो मुझे अपना ले। आज वो शर्मिंदगी से मुझे अपना भी लेता तो कुछ ही दिनों के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता। इसलिए मैंने खामोशी से रास्ता बदल लिया था। विक्रम जिस तरह आया था उसी तरह वापस लौट गया और मैं अपने कमरे में बंद हो गई। और फिर अगली रात मेरे लिए एक नया गाहक आया। मैं एक दफ़ा फिर बावर्ची खाने में पहुंची थी, लेकिन इस दफ़ा प्याज लेने के बाद मैंने उस औरत से ये भी पूछ लिया कि इस प्याज को इस्तेमाल करने से क्या होता है। और उस औरत ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होंठों पर हैरत भरी मुस्कुराहट रेंग गई थी।
उस औरत ने बताया कि हम बिस्तरी से पहले अगर प्याज को पेट पर और नाफ पर अच्छी तरह मल लिया जाए तो उससे औरत हम बिस्तरी के दरमियान मुंतकिल होने वाले बहुत से जरासीम से महफूज रहती है। वो औरत कहने लगी कि ज़्यादातर हिंदू मर्द पाक नहीं होते, बल्कि नशे और डूबे हुए नापाक जिस्मों के साथ यहाँ आते हैं। इसलिए हम इस प्याज का बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बिस्तरी के दौरान हमारे जिस्म में ज़्यादा जरासीम मुंतकिल ना हो। वो कहने लगी कि ये अमल हर उस औरत को करना चाहिए जो हम बिस्तरी के लिए तैयार हो रही हो, क्योंकि ऐसा करने से उसकी सेहत बेहतर रहती है और हम बिस्तरी के वक्त में भी इजाफा हो जाता है। उसकी बात सुनकर मुझे मुझसे याद आ गई जो उन दिनों मर्दों के पास जाने से पहले बावर्ची खाने से प्याज लेकर गई थी, और नगमा दीदी ने भी हर बार मुझे ये प्याज दिया था क्योंकि उन्हें मेरी सेहत की फ़िक्र थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और जाते वक्त भी मेरा भला ही सोच रही थी। आज मुझे इस कोठे में आए हुए 7 साल होने वाले हैं। इन 7 सालों में बहुत से मर्द मुझे इस्तेमाल कर चुके हैं और अब तो मुझे खुद भी इस बात की आदत हो गई है। हम लोग कोठे वालियों को बुरा कहते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि हम पर कैसी अजियत गुजरती है जब हमें ज़बरदस्ती यहाँ लाया जाता है। कभी हमारा कोई सगा रिश्ता हमें यहाँ बेच कर जाता है, तो कभी कोई अगवा करके। हमारा हिंदू समाज हमें वैश्या के नाम से पुकारता है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि हमें वैश्या बनाने वाला कौन है? क्या हमारे पास कोई रास्ता है कि जिसके ज़रिए से हम वापस नॉर्मल दुनिया में लौट सकें? हमारा समाज हमें दोबारा से कबूल कर ले और हम इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजार सकें? हरगिज़ भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो विक्रम उस रात के बाद दोबारा मेरे पास ज़रूर आता। लेकिन उस रात के बाद वो कभी लौट कर नहीं आया, क्योंकि वो भी एक वैश्या को अपनी इज़्ज़त नहीं बना सकता। और यही हमारे माशरे का कड़वा सच है।